हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका ब्यूटीफुल से चैनल पे बेटा, जहां पे हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है बेटा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, स्पेशली फॉर द उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट्स। या शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चलिए बेटा, हमारे पास इस चैप्टर में जो क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते कैसे हैं, पहले हम ये समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे उन समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। उन समीकरणों को हल करने की 3 विधि आपके पास सिलेबस में है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम लोग एक एक करके तीनों विधियों के बारे में बात करेंगे कि ग्राफीय विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और विलोपन विधि क्या होती है। मतलब आज के इस लेक्चर में बेसिकली बेटा ये सब पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आइए देखते हैं, समझेंगे बेटा दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, मान लेते हैं बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर बेटा कितने चर हैं, चर कितने हैं सर? दो चर हैं, एक है आपके पास x और दूसरा है y। यहां पे हमारे पास दो चर है बेटा, जिसका नाम है x और दूसरा है y, तो दो चर हो गए। और दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसी इक्वेशन है, ये बेटा कैसी इक्वेशन है सर? ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। तो ये दो चर हैं इसमें और रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, दो चर हैं बेटा x और y, और रैखिक समीकरण भी है। क्यों? क्योंकि चरों की घात एक है, जब भी चरों की घात एक होती है तो उसे रैखिक बोलते हैं बेटा, है ना। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण, है ना, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, तो उसकी जनरल फॉर्म होगी आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अलावा प्यारे बच्चे अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं, है ना, ये हो जाएगा बेटा आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या हो गया बेटा? दो चरों वाली रैखिक समीकरण के युग्म, है ना। क्या हो गया बेटा? दो चरों वाली, दो चर हैं, रैखिक समीकरण है, और इन दोनों का क्या बन गया बेटा? पेयर बन गया। तो इसको, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? युग्म। तो ये हो गया आपके पास दो चरों वाली रैखिक समीकरणों के युग्म। अब आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास कहा कि x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और मैंने आपके पास कहा बेटा 2x प्लस 3 बराबर 3 माइनस 9 बराबर 0। मान लेते मैंने आपको ये दो इक्वेशन दी, और मैंने ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन कैसी हैं? ये दो इक्वेशन आपके पास है बेटा दो चरों वाली रैखिक समीकरणों के युग्म, और इन दोनों तरीकों को हमने सॉल्व करना सीखना है। इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा बेटा, जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास दो चर हैं और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास दो समीकरण होनी चाहिए। अगर आपके पास लेट सपोज मैंने कोई इक्वेशन दी, आपके पास x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9 कह दिया मैंने 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 4 दे दिया। दूसरा मैंने आपको दे दिया बेटा। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों से आप x और y की वैल्यू निकालो, तो ये निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर बेटा कितने चर हैं सर? 3 चर हैं, x है, y है और z है। और अगर 3 चर हैं और हमें तीनों चरों की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास 3 समीकरण होनी चाहिए। दो समीकरण के साथ अगर आप निकालना शुरू करो x और y की वैल्यू, तो वो कभी नहीं आने वाली। यानी आपके पास 3 समीकरण होने चाहिए। मान लेते हैं मैंने दे दिया आपको 3x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 7। तो अगर आपके पास 3 समीकरणें होंगी तभी आप 3 चरों वाली रैखिक समीकरणों को सॉल्व कर सकते हो, है ना। यानी यहां पे हम लोग दो चरों वाली रैखिक समीकरणों में x और y की वैल्यू कब निकाल सकते हैं? जब प्यारे बच्चे हमारे पास दो समीकरणें होंगी। याद रखिएगा, जीवन में मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि कहानी आपको सुनाता हूं। मैं कभी एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था, तो वहां पर एक टीचर ने हमें क्वेश्चन दिया जो कि वर्ड प्रॉब्लम में था। मतलब एक लैंग्वेज थी कि ऐसा ऐसा ऐसा, सर ने हमें दो इक्वेशन बना के दी, पर उसमें 3 वेरिएबल थे, और सर ने कहा सॉल्व करो। और हमने सॉल्व करा तो सर ने कहा x की वैल्यू 1 आ रही है, 2y की 2 आ रही है और z की 3 आ रही है। सर ने कहा ठीक है। और हम लोग, या हमारे साथ के जितने भी कोचिंग वाले हैं, हम लोग, मेरे साथ जितने भी लोग थे, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जब हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे थे, तो आंसर ही नहीं आ रहा।
तो फिर मुझे समझ आया, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बात गौर करी कि सर यहाँ पे आप कह रहे हो आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, पर समीकरण तो हमारे पास दो ही है, तो दो समीकरणों से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है तो कम से कम तीन इक्वेशन होनी चाहिए। तो सर को भी क्लिक किया, हाँ ये बात सही कह रहे हो। फिर मैंने अगले दिन से कोचिंग छोड़ दी, मैंने कहा मजा नहीं आ रहा है ना। तो बेटा कम से कम अगर मैंने इक्वेशन दे दी आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मैंने कहा x और x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई एक वैल्यू पॉसिबल है, इसकी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। तो आप दो समीकरण, ये बात याद रखिएगा। आगे आप देखते हैं बेटा, आगे हमारे पास जो रहने वाला है बेटा, है ना, आगे हमारे पास क्या रहने वाला है कि हमारे पास ये रहने वाला है कि इन दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण आपके पास हैं, ये दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण आपके पास है, ये क्या होती हैं। देखो बेटा, अगर मैं इससे एक ग्राफ बनाऊं, अगर माना मैं इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाऊं, तो एक बेटा रेखा आएगी, क्या आएगी बेटा, एक रेखा आएगी, मतलब सीधी रेखा आएगी। इसका ग्राफ बनाऊंगा तो भी क्या आएगी बेटा, एक और रेखा आएगी। तो इन दो रेखाओं के बीच में क्या कोई संबंध हो सकता है भाई। मैं इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा इस इक्वेशन का, तो ग्राफ में एक सीधी लाइन कहीं ना कहीं से खींचूंगा मैं भाई। मैं जब इसका भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा तब भी मैं एक सीधी लाइन कहीं ना कहीं से खींचूंगा। तो क्या उन दोनों सीधी लाइनों के बीच में कुछ रिश्ता हो सकता है? यस, हो सकता है। पहला रिश्ता ये हो सकता है सर पहला रिश्ता तो ये हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। क्या करें बेटा, प्रतिच्छेद करें, यानी बोले तो इंटरसेक्ट करें। क्या करें, दो लाइन एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट करें। क्या करें बेटा, इंटरसेक्ट। और अगर मैं हिंदी में बात करूं बेटा, तो हिंदी में से बोलते हैं बेटा प्रतिच्छेद। क्या करें बेटा, प्रतिच्छेद करें। या तो ये हो सकता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो लाइनों के बीच में, संसार में एक पेपर में मैंने आपको दो लाइनें बनाने के लिए कहा, तो उन दो लाइनों के बीच में यही रिश्ते हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। दो लाइनें एक दूसरे के बेटा क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या फिर दो लाइनें एक दूसरे के बेटा समानांतर हो। क्या हो बेटा, दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है बेटा, क्या हो, समांतर हो, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं हम पैरेलल। क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल, समांतर हो। तीसरा रिश्ता दो लाइनों के बीच में ये हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब या तो प्रतिच्छेद करें या संपाती हो, या एक दूसरे के ऊपर हो। मतलब ये दो लाइनें बेसिकली बेटा, याद रखिएगा, ये दो लाइनें, ठीक है, दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो। तो बेटा उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम लोग, ऐसी कंडीशन पे हम लोग कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा संपाती। क्या कहते हैं बेटा, दो रेखाएं एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं। संपाती बोले तो बेटा एक दूसरे के ऊपर है। तो दो लाइनों के बीच में ये तीन रिलेशन आपके पास हो सकते हैं। वो कौन कौन से रिलेशन होते हैं बेटा, वो कौन कौन से रिलेशन होते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। पहला रिलेशन आपके पास होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, और दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं। ये तीन रिलेशन दो लाइनों के बीच में हो सकते हैं। अब सर क्या हम इक्वेशन को देख करके, ये इक्वेशन की जनरल फॉर्म है बेटा, ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण के युग्म की जनरल फॉर्म है। क्या हम इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि जब हम इसकी ग्राफ में लाइनें ड्रॉ करेंगे तो ये लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी, या संपाती होंगी? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं सर? कुछ नहीं करना बेटा, हमें क्या करना है, इक्वेशन में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपके पास बात करूँ a1 बोले तो बेटा इस वाली का कोफिशिएंट, x की गुणा किससे होगी, कुछ नहीं, आगे 1 मान लो। ये हो गया बेटा b1 आपके पास कितना हो गया बाबू, ये y है, ठीक है। b1 कितना हो गया बेटा, y के साथ क्या है, 1 है, तो b1 हो गया आपके पास बेटा कितना, y हो गया आपके पास। c1 की बात करो बेटा, c1 आपके पास कितना हो गया सर, -5 हो गया। a2 की बात करूं बेटा, a2 आपके पास कितना है, 2 है। अगर मैं b2 की बात करूं बेटा, b2 आपके पास कितना है, y का मल्टीपल 3 है। c2 की बात करूं तो बेटा कितना है आपके पास, -9 है ना। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये a1 a2 समझ गए ना आप। जो पहली इक्वेशन होगी इसमें x का जो मल्टीपल होगा उसे a1 बोलते हैं, जो y का जो मल्टीपल होगा उसे b1 बोलते हैं, और इसको c1 बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को। दूसरी इक्वेशन में जो x का मल्टीपल होगा उसे a2 बोल देंगे, और जो y का मल्टीपल होगा उसे b2 बोल देंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगी प्यारे बच्चे उसे c2 हम लोग कह देंगे, ठीक है। अब क्या है, बात यह है कि कैसे पता चलेगा। आप ध्यान रखिएगा बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब बेटा a1 अपॉन a2, जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू होगा बेटा b1 अपॉन b2 के, जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू होगा बेटा b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा, जब भी बेटा आपके पास समानांतर, जब आपके पास क्या होगा बेटा, कंडीशन यहां पे लिख दे रहा हूं, जब आपके पास a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब ऐसा होगा बेटा तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी प्यारे बच्चे, समानांतर होंगी। अगर संपाती की कंडीशन की बात करो बेटा, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2,
जब ये सब बराबर होंगे बेटा तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी बेटा, संपाती होंगी। ठीक है मेरे बच्चे, अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी एक दूसरे को तो कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही थी सर, एक पॉइंट पर। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, इसका आपके पास हो जाएगा एक हल, है ना, केवल या एक हल लिख देते हैं बेटा। क्या लिख देता हूं मैं, एक हल। हिंदी लिखना भी भूल गया अब तो मैं, एक हल। ठीक है बेटा। दूसरा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तब बेटा ये कितने पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं सर, जब समानांतर होंगी तो वो तो एक भी पॉइंट पे नहीं काटेगी, एक भी पॉइंट पे नहीं काटेगी। मतलब ऐसी इक्वेशन के क्या होंगे बेटा, है ना, कोई हल नहीं। क्या होगा बेटा आपके पास, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब एक दूसरे के बेटा संपाती होंगी रेखाएं, यानी हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, उसे कहेंगे बेटा हम लोग अनेक हल। क्या कहेंगे बेटा हम लोग, अनेक हल। बात समझिएगा ध्यान से, दो लाइनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। पहला, या तो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यानी प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद कब करेंगी बेटा, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। या फिर दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर होंगी बेटा। समांतर कब होंगी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। समानांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा बेटा। दूसरा, अगर आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, और संपाती है तो अनेक हल हैं। इसके अलावा एक और चीज बड़ी प्यारी इसमें आ जाती है बेटा, वो आपके पास आ जाती है, जब भी हल होते हैं बेटा, चाहे वो एक हल हो चाहे अनेक हल हो, जब भी हल होगा बेटा तो इसका मतलब उस रैखिक समीकरण के युग्मों का हम लोग बोलेंगे बेटा संगत। क्या बोलते हैं, जब भी हल होता है, मतलब एक हल है ना, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, उसे क्या बोलेंगे, उस समीकरणों को हम संगत। और जैसे इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, इसको भी हम लोग बोलेंगे बेटा संगत। और जब कोई हल नहीं है, याद रखिएगा, जब कोई हल नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं असंगत। क्या लिख रहे, क्या बोल देते हैं बेटा, असंगत। प्यारे बच्चे याद रखिएगा, है ना, इस चार्ट को याद रखिएगा कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल एक हल होता है, और केवल एक हल होता है तो संगत होता है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, और जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं इसका मतलब कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है इसका मतलब असंगत है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होते, जब तीनों बराबर होते हैं इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, और संपाती हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा, एक दूसरे बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब अनेक हल है, और अनेक हल है तो इसका मतलब हल है ना, तो क्या हो गया बेटा, संगत आपके पास हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट आपके पास। अब हम लोग देखते हैं बेटा ग्राफीय विधि। क्या देखते हैं प्यारे बच्चे हम लोग, ग्राफीय विधि। कि ग्राफीय विधि के लिए समझने के लिए ना सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हमें एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन उठा लें, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ग्राफीय विधि क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल वेरी इजी क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा बेटा आपके पास x + y = 5, और मैंने दूसरी इक्वेशन आपके पास दी बेटा x - y = 1। फॉर एग्जांपल एक बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग, ये प्रश्न है आपके पास, और इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग। तो लिखूंगा पहला बेटा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा आपके पास, वो है आपके पास x + y = 5। तो लिखेंगे बेटा x = 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर बेटा, 0 रखने पर। x बराबर 0 रखूंगा तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0 + y = 5 आ जाएगा। अगर आप x की जगह पे 0 रखूंगा तो बेटा, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 आ गई, है ना। दूसरा बेटा एक बार तो मैंने x बराबर 0 रख दिया प्यारे बच्चे, क्या रख दिया मैंने, एक बार x बराबर 0। दूसरी बार बेटा यहाँ पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ बेटा दूसरी बार, यहाँ पे रखते हैं हम लोग y की जगह पे रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो y की जगह पे 0 रखूंगा बेटा अगर इस समीकरण में, तो जाएगा x + 0 = 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, 5 आ गई। यानी 2 पॉइंट हमें मिल गए बेटा, और इन दोनों पॉइंटों को हम बड़े प्यारे से एक बॉक्स बनाएंगे बेटा, एक बड़ा प्यारा सा हम क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे, बॉक्स बनाएंगे। और इस बॉक्स में हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे बेटा x, यहाँ पे है बेटा y। तो पहला देखते हैं x की वैल्यू क्या थी, 0, y की वैल्यू क्या आई बेटा 5, तो 0, 5। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 0, यानी 5 और 0। ये आपको एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट तो मिल गए, एक लाइन बनाने के लिए क्या मिल गए बेटा, 2 पॉइंट तो आपके सामने मिल गए। इसी तरीके से, इसी प्रकार हम लोग बेटा दूसरी समीकरण देखेंगे। तो समीकरण 1 से हमने किया था, ऐसे ही जैसे समीकरण 1 से मैंने 2 पॉइंट निकाले हैं, ऐसे ही मैं समीकरण 2 से भी 2 पॉइंट निकालूंगा। तो लिखूंगा बेटा यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा समीकरण, क्या लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पर, समीकरण
2 से बेटा, किससे बेटा प्यारे बच्चे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपके पास है बेटा x माइनस वाई बराबर 1, तो यहां पे भी बेटा x बराबर 0 रखने पर, क्या प्यारे बच्चे, x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह पे 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 0 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा प्यारे बच्चे। माइनस से दोनों तरफ इंटू कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, या -1 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, -1 आ गई। जैसे आपने x की जगह पे 0 रखा था, अब एक और बार हम लोग y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y की जगह पे 0 रखेंगे बेटा, यहाँ समीकरण में तो हो जाएगा x माइनस 0 बराबर 1, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चे, यहाँ से 1 आ गई, यानी एक और बॉक्स हमें यहाँ से बनाने को मिल गया बेटा, वो एक और बॉक्स हमें मिल गया, यानी दूसरी इक्वेशन से भी 2 बिंदु हमने ढूंढ दिए। जैसे पहली इक्वेशन से हमने ये 2 बिंदु ढूंढे थे, ऐसी दूसरी इक्वेशन से भी हमने ये 2 बिंदु ढूंढ दिए। पहला x की जगह पे 0 रखा था तो y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, -1 आई थी। x की जगह x की वैल्यू 1 आई, दूसरे y की वैल्यू 0 है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे सवाल करते हैं क्या सर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 ही रख सकते हैं? नहीं बेटा, आप कोई भी वैल्यू रख लो, x की जगह पे जो मन करे वो रख लो, y की जगह पे जो मन करे वो रख लो, बस 2 पॉइंट ढूंढ लो। पर होता क्या है ना बाबू, होता ये है प्यारे बच्चे कि जब आप 0 रखते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कुछ नहीं। तो बेटा अब हम लोग करते हैं बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ। क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे स्ट्रेट लाइन और कलर लेंगे बेटा हम लोग येलो, है ना, ये लेंगे बेटा। तो आपके पास मैंने एक लाइन ये बनाई, मान लेते हैं एक लाइन मान लीजिएगा आपने, हमने ये बनाई प्यारे बच्चे, है ना, और इसके अलावा भी हमने लाइनें बनाई। जैसे यहाँ पे 0 है तो 1 2 3 4 5, -1 y का, -2 -3 -4 -5, ठीक है बेटा। इधर हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, इधर हो गया बेटा -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे बेटा मैं डिनोट कर देता हूँ नंबर्स, ग्राफ ऐसी तो होता है कुछ बेटा, मैं पे नंबर डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे है बेटा आपके पास, ये हो गया आपके पास -1 -2 बेटा, ये हो गया -3 -4 -5, ठीक है बेटा। ये y के नेगेटिव नंबर चलते हैं, इधर y के कौन से नंबर चलते हैं बेटा, पॉजिटिव। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 प्यारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे भी रखेंगे बेटा 1 2 3 4 5, यहाँ रखेंगे बेटा -1 -2 -3 -4 -5। चलिए बेटा पहला, जिसकी पहले की लाइन के मैंने दोनों बिंदु को हरे कलर से दिखाया था कि अलग अलग आपको दिखेंगे। ये 2 बिंदु है पहली समीकरण से, ये 2 बिंदु है दूसरी समीकरण से। तो बेटा ये बिंदु रखते, पहला है 0,5, तो x एक्सिस में तो 0 बेटा, यहाँ पे y एक्सिस का +5, ये रहा पॉइंट, x में 0 y में 5, ये रहा बेटा 0,5 पॉइंट, है ना। ये क्या है बेटा, पॉइंट का नाम है 0,5 प्यारे बच्चे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, x में 5 है y में 0 है, x एक्सिस का +5 ये रहा बेटा, y में 0 मतलब, y में 0 का मतलब यहीं पे ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। तो ये पॉइंट है आपके पास क्या बेटा, 5,0, क्या पॉइंट है बेटा आपके पास, ये 5,0। अब इन दोनों पॉइंट से होती हुई एक लाइन खींच देते हैं बेटा। इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई हम क्या खींच लेंगे बेटा, एक लाइन। पर ये लाइन का कलर मुझे मजा नहीं आ रहा, लाइन का कलर भी मैं वही दूंगा, हरा कलर का, है ना। लाइन का कलर भी क्या देंगे प्यारे बच्चे, हरा कलर का देंगे। तो इन दोनों पॉइंट से होती हुई मैंने क्या खींच ली बेटा, एक लाइन हमने खींच ली, ठीक है बेटा। ये कौन सी लाइन खींची हमने बेटा, ये हमने कौन सी लाइन खींची सर, जो आपने लाइन खींची है ना, इसकी इक्वेशन आपके पास ये वाली है, x + y = 5। तो लिख देता हूं बेटा यहाँ पे x + y = 5, ठीक है बेटा। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन खींचते हैं बेटा। तो दूसरी इक्वेशन की लाइन में के पहले पॉइंट दिखा देते हैं बेटा। क्या पॉइंट है, 0,-1, यानी x का 0 y का -1, ये रहा बेटा पॉइंट। ये पॉइंट क्या है आपके पास, 0,-1। दूसरा पॉइंट है बेटा x का 1 y का 0, है ना, x का 1 y का 0, यानी ये वाला पॉइंट रहा आपके पास। क्या पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है आपके पास 1,0। अब क्या करते हैं बेटा, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए बेटा एक क्या खींच देंगे हम लोग, लाइन खींच देंगे। आइए देखते हैं, मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन आपके सामने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी बेटा, कुछ इस तरीके से हमने क्या करी बेटा, ड्रॉ करी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी, ठीक है। अब होता क्या है, जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा, मैंने क्या करा बेटा, ड्रॉ करने के बाद देखा कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट अगर इसको यहाँ मिलाएंगे तो x एक्सिस में क्या दिखा रहा है, 3, अगर यहाँ मिलाएंगे तो x एक्सिस में 2 दिखा रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो गया। x एक्सिस में क्या, y एक्सिस में 2 दिखा रहा है, x एक्सिस में कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। यानी ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ बेटा, इंटरसेक्ट जो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके पास 3,2। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है बेटा, 3,2। तो यही आंसर है, जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट
को, उस पॉइंट में जो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट है ना बेटा, वही एक्स और वाई की वैल्यू है। यानी अगर मैं आंसर की बात करूं बेटा, तो एक्स क्या हो गया प्यारे बच्चे आपके पास 3 हो गया, वाई क्या हो गया प्यारे बच्चे आपके पास 2 हो गया। इट इज योर फाइनल आंसर। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। पहली समीकरण हमारे पास थी, उससे मैंने 2 पॉइंट ढूंढे, दूसरी समीकरण से भी 2 पॉइंट ढूंढे। पहली समीकरण के 2 बिंदु ये रहे, दूसरी समीकरण के 2 बिंदु ये रहे। इन दोनों, इसको ग्राफ में ड्रॉ करा, एक लाइन बनाई जो कि आपको हरी कलर की दिख रही है, इसको ग्राफ में ड्रॉ करा, एक लाइन बनाई जो कि आपको पिंक कलर की दिख रही है। जिस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को काटा वही हल होगा। और किस पॉइंट पे एक दूसरे को काटा बेटा, वो मैंने देखा एक्स पे 3 वाई में 2, यानी 3,2 पे काटा। यानी एक्स की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चे 3 हो गई और वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी बेटा 2 हो गई। बात क्लियर है? होप सो आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास है, 2 इक्वेशन आपको दी हुई है बेटा। एक इक्वेशन है आपके पास 3x + 2y = 5 बेटा, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है बेटा 2x - 3y = 7। इसमें सवाल में कह रहा है बेटा अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। मतलब आपको बेटा a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करनी है, और तुलना करने से आपको बताना है कि क्या ये जो दो रैखिक समीकरणों का युग्म है ये संगत है या असंगत। आइए देखते हैं बेटा कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चे, सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर। पहले दोनों समीकरणों से देखें तो a1 की अगर मैं बात करूं तो x का गुणांक बेटा जो कि 3 है। अगर मैं a2 की बात करूं तो बेटा सॉरी b1 की बात करूं, a1 हो गया आपके पास 3, b1 की बात करूं तो b1 आपके पास बेटा y का गुणांक 2 है। c1 की बात करो बेटा c, दोनों के कांस्टेंट टर्म एक ही तरफ है चलेगा, या दोनों को इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा बेटा इधर आएगा तो -5, यानी c1 क्या हो गया बेटा -5। इस समीकरण में देखेंगे तो बेटा a2 आपके पास क्या है 2 है, b2 आपके पास क्या है बेटा -3 है। c2 की बात करूं तो इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो -7 हो जाएगा, c2 -7 हो गया। चलो बेटा कंपेयर करते हैं, है ना। ये हो गया आपके पास a1/a2 यानी 3/2 बराबर हो गया आपके पास 2/-3 बराबर हो गया आपके पास -5/-7। तो पहला ये ही इसके बराबर नहीं है, यही इसके बराबर नहीं है। मतलब कौन सी स्थिति बन गई बेटा, कौन सी कंडीशन बन गई प्यारे बच्चे सर? ये तो कंडीशन बन गई कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। सर ये तो ये वाली कंडीशन बन गई, देखो 3/2 डज नॉट इक्वल टू -2/3। इसका मतलब सर ये -2 है, ये माइनस है बेटा, हाँ प्लस ये, सॉरी ठीक है ठीक है। तो बेटा 3/2 बराबर नहीं है किसके बेटा, ये इक्वल नहीं है बेटा किसके 2/-3 के, और इक्वल नहीं है यानी कौन सी कंडीशन बन गई a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या बेटा b1/b2। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब बेटा पहली सारी डिटेल लिख देते हैं। इसने तो हमसे संगत और असंगत पूछा था ना, हम लोग सारी डिटेल लिख देते हैं। ऐसी जब कंडीशन होती है तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है बेटा प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे बेटा प्रतिच्छेद करेंगे, और प्रतिच्छेद करेंगे तो कितने हल होंगे बेटा, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है तो इसका क्या होगा बेटा केवल एक हल। क्या होगा बेटा केवल एक हल। और अगर हल है तो जब हल होता है तो बेटा उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, संगत कहते हैं सर। तो फाइनल आंसर हो गया बेटा संगत, जो कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। उसने एक बात पूछी थी, हमें ये एक ही बात लिख सकते थे, पर मैंने आपको रिवीजन के लिए मैंने तीनों बात आपको क्या कर दी बेटा बता दी। बात क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें भी आपको बेटा यही बताना है कि कौन संगत है कौन असंगत है, ठीक है। हर किसी की एक एक डिटेल लिख देंगे। चलिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपके पास है बेटा दूसरे क्वेश्चन में 3/2x प्लस बेटा 5/3y इज इक्वल टू बेटा 7। दूसरी इक्वेशन है आपके पास बेटा 9x - 10y = 14। आइए बेटा इसको सिंप्लीफाई करना प्यारे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। a1 क्या है बेटा हमारे पास सर x का मल्टीपल 3/2, b1 क्या है बेटा हमारे पास सर y का मल्टीपल 5/3, c1 क्या है सर हमारे पास सर ये इस तरफ से उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा -7, ठीक है बेटा। a2 क्या है सर हमारे पास सर 9 है, सर b2 क्या है हमारे पास सर -10 है, सर c2 क्या है हमारे पास 14 को उठा के इधर लेके आ जाओ तो -14 है। आइए कंपेयर करते हैं बेटा, तो ये जाएगा आपके पास 3 ये जाएगा प्यारे बच्चे आपके पास क्या 3/2 अपॉन में बेटा 9, इसके अपॉन में कुछ नहीं है ना 1 मान लो, 9 के अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लिया। b1 में आ जाओ बेटा इज इक्वल टू 5/3 अपॉन -10, इसके अब 10 के अपॉन में भी कुछ नहीं था बेटा 1 मान लियो, है ना, इज इक्वल टू -7/-14। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होगा बेटा, 9 इसके साथ इंटू में जाएगा, 1 इसके साथ इंटू में जाएगा, तो 1 × 3 की 3 हो जाएगा, 9 × 18 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा प्यारे बच्चे कितना 3/18। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना 3/18, ठीक है बेटा। ऐसे बेटा ये 10 इधर जाएगा 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बेटा आपके पास कितना 5/30, ठीक है बेटा।
कितना हो जाएगा आपके पास बेटा 5/30। दूसरा अगर आप देखेंगे बेटा माइनस से माइनस कर जाएगा 7/14 बच जाएगा, ठीक है। काटेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास, काटेंगे बेटा अगर तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये 30 होगा माइनस का, है ना। और काटेंगे बेटा तो 1/6 हो जाएगा, -1/6 1/2, तो 1/6 बराबर -1/6 बराबर 1/2। तो आप देख रहे हो बेटा ये 1/6 बराबर 1/6 तो है, पर बेटा ये इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है बेटा। नेगेटिव साइन है तो कौन सी कंडीशन बन गई प्यारे बच्चे, सर ये कंडीशन बन गई A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, पूरी डिटेल लिख दो। हमसे सिर्फ संगत असंगत पूछा था, हम लोग पूरी डिटेल लिखेंगे बेटा। प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरा बेटा जब प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है बेटा, केवल एक हल होता है बेटा। क्या होता है, केवल एक हल। और जब एक हल होता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, हल तो है ना, तो उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, संगत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट 2, जिसमें कि आपको इक्वेशन दी है कुछ इस तरीके से, 4/3x + 2y = 8, और दूसरी इक्वेशन है बेटा 2x + 3y = 12 प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं बेटा, A1 आपके पास कितना है सर, 4/3 है सर। A2 आपके पास कितना है सर, 2 है सर। C1 आप सॉरी A2 नहीं B1, A1 आपके पास 4/3 सर। B1 कितना है सर, 2 है सर। C1 कितना है आपके पास, 8 है सर। इधर उठा के लेके आ जाओगे तो -8 है, ठीक है, ये नेगेटिव का 8 है। और अगर A2 की बात करूं सर, A2 आपके पास 2 है सर। B2 आपके पास सर 3 है, और C2 आपके पास सर -12 है। आइए चेक करते हैं बेटा, 4/3 क्या अपॉन में बेटा 2 है, 2 के अपॉन में कुछ नहीं है ना, 1 मान लो, = बेटा 2/3 = बेटा -8/12। तो बेटा ये यहाँ जाएगा और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/6 बराबर 2/3 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा 8/12, कट गया बेटा 2 2 4, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2/3 बराबर 2/3 बराबर 4 2 8 4 3 12 2/3। तो कौन सी कंडीशन बन गई प्यारे बच्चे, ये कंडीशन बन गई सर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है बेटा C1/C2 के। तो जब ऐसा होता है, ये वाली फॉर्म होती है, यही फॉर्म तो सब बराबर है, तो ऐसा होता है तो बेटा रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है बेटा, समपाती होती हैं। क्या होती हैं बेटा, समपाती होती हैं। समपाती होती हैं तो मतलब बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी इसके कितने हल होते हैं बेटा, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अनेक हल। और जब अनेक हल होते हैं तो क्या होता है बेटा, संगत होता है। क्या होता है बेटा, संगत। सिर्फ असंगत एक ही कंडीशन में होता है, जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों, और वो समानांतर हो मतलब उसका कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं होता तो वो इसलिए क्या होता है बेटा, असंगत होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, असंगत। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, आगे बोल रहा है बेटा निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से कौन संगत है कौन असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। चलिए बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन आपके पास आपको समीकरण दे रखी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। समीकरण दे रखी बेटा आपको 2x + y - 6 = 0 बेटा, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी बेटा 4x - 2y - 4 = 0। तो आइए देखते हैं बेटा इसमें क्या हुआ। सबसे पहले हम बात निकाल देते हैं बेटा, A1 आपके पास है सर 2 सर, B1 आपके पास है सर 1, C1 आपके पास है सर -6 सर, A2 आपके पास रहेगा सर 4, B2 आपके पास सर रहेगा -2, और C2 आपके पास रहेगा सर -4। आइए कंपेयर करते हैं बेटा, 2/4 = 1/2 = -6/4। तो आप देखोगे बेटा ये 1/2 बराबर -1/2 बराबर माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 3/2। तो ये इसके बराबर नहीं है बेटा, ये इसके बराबर नहीं है, यानी कौन सी कंडीशन बन गई प्यारे बच्चे, यानी कौन सी कंडीशन बन गई, आइए देखते हैं। सर कंडीशन बन रही है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सारी डिटेल लिखते हैं। पहला सर जब ऐसे होता है तो एक दूसरे को क्या करती है रेखाएं, सर प्रतिच्छेद करती हैं। सर प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने हल होते हैं बेटा, सर केवल एक हल होता है, केवल सर एक हल होता है। और अगर एक हल होता है तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, संगत कहते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे, संगत तो ये है। अब अगर संगत है तो बेटा इसके हल निकालना भी पॉसिबल है, मतलब केवल एक हल वाली कंडीशन, जब भी दो इक्वेशन की ऐसी स्थिति बन रही होगी कि उसका एक हल होगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई हल नहीं होगा तब तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, और जब अनेक हल होंगे तब भी नहीं सॉल्व कर सकते, है ना। जब एक हल होगा बेटा तभी हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, सॉल्व करेंगे, जैसे कि इस कंडीशन में। आइए दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। आपके पास समीकरण नंबर 1 है 2x + y - 6 = 0, इसे मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। दूसरा आपके पास है बेटा 4x - 2y - 4 = 0, इसे मान लिया बेटा मैंने समीकरण नंबर 2। आइए देखते हैं बेटा इन दोनों समीकरणों को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ग्राफीय विधि के मैंने बताया था बेटा, समीकरण 1 से देखेंगे बेटा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपके पास है बेटा
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने पर x की जगह पे एक बार क्या रखेंगे बेटा, वही अगेन 0 रखने पर 0 रखेंगे तो बेटा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चे, 6 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। दूसरा x की जगह पे 0 रखा बेटा, ये क्या रखा हमने, x की जगह पे 0 रखा। अब y की जगह पे 0 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा मेरी जान, y बराबर 0 रखने पर। तो जब y बराबर 0 रखूंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 रखूंगा तो हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3। यानी हमें यहाँ से बेटा 2 पॉइंट मिल गए प्यारे बच्चे, यहाँ से प्यारे बच्चे हमें 2 पॉइंट मिल गए पहली समीकरण से। कौन कौन से हैं वो 2 पॉइंट, आइए देखते हैं बेटा। x की जगह पे मैंने रखा था 0, y की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास, ये देखो y की वैल्यू आपके पास आई 6। दूसरा बेटा मैंने y की जगह पे मैंने रखा था 0, x की वैल्यू कितनी आई 3, यानी x की वैल्यू आई 3, y की आई 0 बेटा। समीकरण 1 से 2 बिंदु हमें मिल गए। अब हम देखेंगे बेटा समीकरण क्या, किससे देखेंगे बेटा, समीकरण 2 से। किससे देखेंगे प्यारे बच्चे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास क्या है सर, समीकरण 2 है आपके पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास x की जगह पे 0 रखेंगे बेटा, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, ये हो जाएगा सर 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी सर, माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा सर 4, y इज इक्वल टू हो जाएगा सर 4 अपॉन माइनस 2। डिवाइड करेंगे बेटा, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई प्यारे बच्चे, माइनस 2 आ गई, है ना। तो यानी 1 पॉइंट मिल गया। अब हमें बेटा ऐसे ही हमें क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट भी निकालना है प्यारे बच्चे। क्या निकालना है बेटा हमको, दूसरा पॉइंट भी निकालना है। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे। चलिए उसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास क्या आया बेटा, y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, माइनस 2 आई, राइट। और अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने x बराबर क्या रखा था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने x बराबर क्या रखा था, 0 रखा था। अब मैं y बराबर 0 रखूंगा बेटा। आइए देखते हैं, तो लिखूंगा बेटा y बराबर 0 रखने पर क्या रखूंगा बेटा, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो y बराबर 0 रखूंगा अगर मैं समीकरण में, अगर मैं समीकरण आपके पास क्या थी बेटा, 4x माइनस 2y, समीकरण थी आपके पास 4x माइनस 2y, y की जगह पे 0 रख दिया, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास समीकरण थी बेटा, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 बेटा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चे यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं बेटा। कौन से हैं वो 2 पॉइंट, आइए देखते हैं प्यारे बच्चे, कौन से हैं वो 2 पॉइंट, आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। सर x और y, सर पहला मैंने x की जगह पे रखा था 0, सर मैंने x की जगह पे जब 0 रखा ना, जब मैंने x की जगह पे 0 रखा, मेरी y की वैल्यू सर आई थी -2। कितनी आई थी बेटा y की वैल्यू, सर -2 आई थी। सर जब मैंने y की जगह पे 0 रखा ना, y की जगह पे 0 रखा ना, तो x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। आइए बेटा बहुत ब्यूटीफुल से इसका ग्राफ हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहले सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं बेटा, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, ठीक है। दूसरी स्ट्रेट लाइन खींच ली बेटा मैंने, ये एक और स्ट्रेट लाइन हमने खींच ली बेटा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसकी हमने चोंच बना दी, ये होता है बेटा एक्स डैश, इधर होता है बेटा आपके पास प्यारे बच्चे क्या एक्स, इधर होता है बेटा आपके पास वाई, और नीचे होता है बेटा आपके पास वाई डैश, है ना। ये होता है कुछ आपके पास इस तरीके से, लाइक दैट, राइट। अब इसके बाद देखेंगे बेटा, अगर हम आगे देखेंगे मेरी जान, तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं बेटा, वो बनाते हैं क्या, पॉइंट 1 2 3 4 5 6, राइट। अब वाई के पॉजिटिव बनाएंगे तो बेटा 1 2 3 4 5 6, इसके बनाएंगे बेटा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, सर ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। आगे देखेंगे प्यारे बच्चे, आगे हम लोग देखेंगे तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, आइए देखते हैं। पहली लाइन बनाएंगे हरी कलर की, हरी कलर से पॉइंट है जो 0,6 3,0। चलो भाई जय जयकारा। 0,6 एक्स का 0 वाई का पॉजिटिव 6, ये रहा बेटा आपके पास पॉइंट 0,6। दूसरा पॉइंट था बेटा आपके पास, दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चे, एक था 0,6, दूसरा था 3,0, है ना। तो दूसरा पॉइंट एक्स का 3 वाई का 0 बेटा, एक्स में 3 ये रहा और वाई में 0 भी यही रहा। ये पॉइंट कौन सा है आपके पास बेटा, 3,0। अब इन दोनों को मिलाती हुई बेटा क्या खींच देता हूँ, एक लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच देता हूँ बेटा। हाँ मुझे नहीं आ रहा, इसमें से डिलीट करो। इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई एक लाइन खींच दी बेटा मैंने, है ना। ये लो,
इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए मैंने क्या खींच दी बेटा, एक लाइन मैंने खींच दी, राइट बेटा। चलिए अब बात करते हैं बेटा ये कौन सी ये लाइन है कौन सी इक्वेशन की है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है बेटा। दूसरी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा हम लोग। दूसरी इक्वेशन में आपके पास पहला पॉइंट है 0 माइनस 2, यानी x का 0 y का माइनस 2, ये रहा बेटा पॉइंट, क्या है आपके पास ये 0 माइनस 2, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट है x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, ये पॉइंट है बेटा आपके पास, ये पॉइंट है बेटा आपके पास क्या 1,0। चलिए अब इन दोनों को मिलाते हुए बेटा एक लाइन खींचेंगे बेटा। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम लोग क्या खींचेंगे बेटा, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए, रुको इसे डिलीट करनी पड़ेगी। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, विच विल बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है बेटा। चलिए अगर मैंने ये लाइन खींची बेटा तो ये लाइन एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, ये लाइन एक दूसरे को काट रही है बेटा इस पॉइंट पे, और मुझे नजर आ रहा है बेटा ये पॉइंट x में 2 है और y में भी 2 है, यानी 2,2 है बेटा। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 2,2 है, यानी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ आंसर की, तो फाइनल आंसर x बराबर, x की वैल्यू भी 2 आ गई बेटा, y की वैल्यू भी 2 आ गई, है ना। चाहे आप इन इक्वेशन में रख के देखोगे ना, इन इक्वेशन में अगर आप रख के देखोगे ना बेटा x की जगह 2 y की जगह पे 2, तो देखो 2 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो गया, राइट, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 2 2 रख के देखेंगे बेटा, 4 2 8, 2 2 4, 8 माइनस 4 4 हो गया, 4 माइनस 4 0 हो गया, यानी हमारा आंसर प्यारे बच्चे क्या है, बिल्कुल सही रहने वाला है। ऐसे ही आपको ग्राफीय विधि क्या करनी है बेटा, सिंप्लीफाई करनी है। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट की तरफ। आगे क्या है बेटा, होप सो आपको ग्राफीय विधि समझ आई होगी, है ना। आपको क्या होगा बेटा, ग्राफीय विधि समझ आई होगी। दूसरा आपको जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई के, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है भाई, कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, कब रेखाएं संपाती होती हैं, कब रेखाएं समानांतर होती है, कब एक हल होता है, कब अनेक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता, कब संगत होता है, कब असंगत होता है। होप सो आपको ये वाली भी सारी बातें समझ आई होंगी, और ग्राफीय विधि से कोई क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो भी समझ आई होगी, है ना। कैसे भाई, हमारे पास दो समीकरण होती है, पहली समीकरण से 2 पॉइंट ढूंढते हैं, दूसरी समीकरण से भी 2 पॉइंट ढूंढते हैं, दोनों को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं ये हल होता है, ये फाइनल हल होता है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। आपके पास अगला है आपके पास बेटा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीखेंगे। आपको प्रतिस्थापन से ही मतलब समझ आ रहा होगा, मतलब एक आदमी को उठा के दूसरी जगह रख दो, है ना, प्रतिस्थापन कर दो। मतलब मान लेते हैं मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये है, तो मैं इसे उठा रहा हूं और मैंने इसको उठाया, इसको उठा के बेटा कहाँ रख दिया, दूसरी जगह रख दिया, प्रतिस्थापन करना। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा बेहतर समझेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया आपके पास, जैसे कि आपके पास इक्वेशन है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 का हल ज्ञात कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये हो। तो मतलब आपके पास दो समीकरण है बेटा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्यारे बच्चे, है ना। आपके पास दो समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और उसके बाद हमने बेटा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये दो समीकरण है, क्या करिए बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये आपको दिए हैं, और इसमें आपको बेटा तीसरी समीकरण भी दी है बेटा, y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस 3, ये तीसरी समीकरण भी दी है बेटा। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है भाई। m की वैल्यू में कब निकाल पाऊंगा, जब मेरे पे x और y की वैल्यू होगी। m की वैल्यू में कब निकाल पाऊंगा, जब मेरे पास x और y की वैल्यू होगी, और x और y की वैल्यू मेरे पे कब होगी, जब मैं इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करूंगा, है ना। चलिए बेटा अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, हमने ग्राफीय विधि हमने देख ली, हमने करना है बेटा प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं बेटा समीकरण 1 की बात करता हूं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर आप देखोगे तो समीकरण 1 है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 11 बेटा, ये समीकरण 1 है। यहां से बेटा x की वैल्यू निकालता हूं, तो 2x इज इक्वल टू पहले तो 11 माइनस 3y हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव 3y हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये आपके पास क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये x की वैल्यू में कहाँ रख दूंगा बेटा, समीकरण 1 से मैंने निकाली है ना, मैंने x की वैल्यू समीकरण 1 से अगर निकाली है तो अब मैं ये वैल्यू समीकरण 2 में रख दूंगा। तो लिखूंगा बेटा यहाँ पे लिखूंगा, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से लिखूंगा बेटा, बहुत किससे लिखूंगा बेटा, सुंदर सुंदर तरीके से लिखूंगा। क्या लिखूंगा सर, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, आइए देखते हैं। मैं लिखूंगा बेटा x का मान, क्या लिखूंगा बेटा, x का मान समीकरण कहाँ रखने पर बेटा, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे बेटा। तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास है बेटा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। यहाँ पे बेटा 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखूंगा बेटा, तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 होगी, क्या होगी बेटा, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 बेटा,
2 से 2 कट गया बेटा, बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है बेटा, तो ये 4 और 3 7 हो गया, 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24। बेटा 24 को उठा के इधर लेके आ जाते हैं 7y को उधर, तो 11 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 7y हो गया। दोनों को जोड़ा बेटा 35 इज इक्वल टू 7y हो गया। अपॉन में आ जाएगा 7 से 35 को डिवाइड करेंगे बेटा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चे 5। अब ये y की वैल्यू बेटा हम लोग कहाँ रख देंगे, ये y की वैल्यू प्यारे बच्चे हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो। अब 1 की प्रॉपर वैल्यू आ गई ना, y की वैल्यू आ गई। अब इसको आप कहीं भी रख दो, मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा मैं y का मान समीकरण कहाँ रखूँ 1 में रख देता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा। तो देखो y का मान समीकरण 1 आपके पास क्या है बेटा 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे बेटा 5, तो 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 11 बेटा। ये जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 15 उधर गया माइनस 15 हो गया बेटा, x इज इक्वल टू माइनस 4 बचेगा और 2 अपॉन में आ जाएगा बेटा, कटेगा, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। x और y की वैल्यू आ गई, पर हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालने के लिए हमें x और y की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी है। चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब ये समान ना लिख देते हैं बेटा x कॉमा y का मान, इन दोनों का मान कहाँ रखूंगा बेटा अभी m की वैल्यू निकालने के लिए, समीकरण 3 में रखने पर। कहाँ रखूंगा बेटा समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में अगर मैं ये मान रखूंगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 में अगर मैं मान रखूंगा, समीकरण 3 आपके पास है बेटा y बराबर mx प्लस सी बेटा, है ना, सी नहीं सॉरी, y बराबर mx प्लस 3। तो y आपके पास कितना है सर 5 है ना, इज इक्वल टू m इंटू एक्स कितना है -2 है, इज प्लस 3 बेटा। तो ये प्लस 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू -2m बेटा। अपॉन में आ जाएगा 2 अपॉन -2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कट जाएगा तो m की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चे यहाँ से माइनस का 1। और यही हमें क्या करनी थी बेटा, फाइंड करनी थी, यही हमें क्या करनी थी प्यारे बच्चे, फाइंड करनी थी। आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या किया, कैसे हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम लोग अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे चीजें आसान होती जाएगी। असल में बच्चे को प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि एक बार के लिए आ जाती है। बच्चा जहां फंसता है ना, वो फंसता है बेटा वर्ड प्रॉब्लम में, जहां पे भाषाएं लिखी रहती है, उसकी आयु इसकी आयु, वहां पे बच्चा इक्वेशन बनाना मुश्किल हो जाती है। और एक बार इक्वेशन बन गई तो वो सॉल्व भी इजीली हो जाती है। तो सॉल्व तो हो जाएगी, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं क्या किया मैंने। मेरे पास दो, यहाँ एक्स और वाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब एक्स और वाई की वैल्यू आ गई उससे मैंने यहाँ समीकरण 3 में रख दिया, एम की वैल्यू तो इजीली आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आई, उसके लिए मैंने बेटा समीकरण 2 हमारे पास दी थी, 1 और 2। पहला मैंने समीकरण 1 ली, समीकरण 1 से मैंने एक्स का मान निकाला, ये एक्स का मान मैंने समीकरण 2 पे रखा, एक्स का मान समीकरण 2 पे रखा, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। इस वाई की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैंने एक में रख दी, तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वाई का मान रखने पर -2 आ गई। ऐसे हमने क्वेश्चन निकालने एक्स और वाई की वैल्यू, कोई समीकरण पकड़ो, वहां से एक्स या वाई की वैल्यू निकालो, उसे दूसरी समीकरण में रख दो, खत्म खत्म। यही करना है प्रतिस्थापन विधि में। दोनों में 2 इक्वेशन दी रहेंगी, एक इक्वेशन पकड़ो, वहां से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में रख दो, खत्म हो जाएगा सवाल। चलिए आगे देखते हैं बेटा। जैसे एक सवाल है आपके पास बेटा, एक क्वेश्चन है आपके पास कि दो संख्याओं का अंतर, क्या है आपके पास सवाल बेटा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना माना वर्ड प्रॉब्लम है, सारी इजी बेटा, भी देखना हमें सब इजी बना दूंगा बेटा। माना क्या माना पहली संख्या, मान लेते हैं जो आपके पास पहली संख्या है बेटा, वो आपके पास क्या है, माना पहली संख्या बराबर x है ना, तथा दूसरी संख्या बेटा, क्या दूसरी संख्या हमारे पास मैंने क्या मान ली प्यारे बच्चे, दूसरी संख्या है बेटा हमारे पास y। पहली संख्या मैंने x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली। क्या क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब बेटा प्रथम शर्तानुसार क्या प्यारे बच्चे कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26 है। यही तो मतलब हुआ, अरे भाई यही तो मतलब हुआ। पहली संख्या पे पहली शर्त में क्या बोला उसने, दोनों का अंतर 26 है, मैंने एक को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 26, प्रथम शर्तानुसार। दूसरा होगा बेटा आपके पास द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है बेटा, वो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ध्यान से पढ़िएगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या में मान लेता हूं y, दोनों को बराबर रख दिया।
एक संख्या जो है ना, मान लेते ये वाली, ये दूसरी की 3 गुनी है। कौन है बेटा 3 गुनी? ये 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। तो इक्वल करने के लिए 3 की गुणा कहाँ करूंगा? इधर करूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा 2 बराबर 6, या मैंने कहा 6 बराबर 2। मैंने कहा 6 जो है ना वो 2 का 3 गुना है। 6 क्या है, दोनों को बराबर रख दिया मैंने कहा 6 क्या है, 2 का 3 गुना है। तो किधर गुणा करूंगा 3 की? ये है ना 3 गुना, पर गुणा किधर करनी पड़ेगी? इधर करनी पड़ेगी ताकि इक्वल हो जाए। ऐसे ही पहली संख्या जो थी वो दूसरी की y की 3 गुनी थी, ये थी 3 गुनी। इक्वल करने के लिए यहां कर दिया बेटा। तो ये आपके पास आ गई बेटा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे बेटा। आइए अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे प्यारे बच्चे? हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया था, 2 समीकरण रहेंगी, दोनों में से किसी से भी x या y की वैल्यू निकालो और उसे दूसरी वाली समीकरण में पुट कर दो कि दूसरी वाली में। तो यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई, x बराबर 3y। आप देखोगे तो डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 में, ऑलरेडी निकली हुई है ना x की वैल्यू। लिख देता हूँ बेटा x बराबर, क्या लिखूंगा बेटा मैं? x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे बेटा। तो समीकरण 1 आपके पास है बेटा x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पे बेटा x माइनस वाई बराबर बेटा 26, और यहाँ पे बेटा x की वैल्यू जगह पे 3y रख दूंगा बेटा। 3y माइनस वाई बराबर 26 बेटा। 2y बराबर प्यारे बच्चे 26 हो गया। y बराबर कितना हो गया बेटा? 13 हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आ गई, इसे कहीं भी रख लो, समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, बात एक है। चलो अब आप बताओगे तो मैं लिखता हूँ बेटा y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा। तो y का मान समीकरण 2 में क्या रखेंगे? अगर हम यहाँ पे रखेंगे बेटा y का मान, तो x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 13 आई हमारी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 39 आ गई। यानी जो 2 संख्या हमसे पूछी थी बेटा वो हमारे पास आ गई बेटा। अब आंसर कैसे लिखना है, फाइनल आंसर अपना लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है बेटा, फाइनल आंसर कैसे लिखना है ये देखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग ऐसे, लिखेंगे बेटा फाइनल आंसर। यहाँ पर अभी तो हैंग हो जाता ना, क्या लिखेंगे बेटा फाइनल आंसर? x, हाँ अब कलर बदलेंगे। तो फाइनल आंसर के लिए हम ऐसे डब्बा बनाएंगे बेटा, ऐसे डब्बा बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बेटा? अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या यानी जो x माना था आपने वो कितना आ गया बेटा आपके पास? 39। तथा दूसरी संख्या बेटा, क्या? दूसरी संख्या आपके पास यानी जिसको आपने क्या माना था बेटा? y माना था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? 13। पहली संख्या 39 होगी, दूसरी संख्या बेटा 13 होगी। ये रहा बेटा आपका क्या? फाइनल आंसर। आप देखोगे ना तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 भी है। इसके अलावा इससे ये जो पहला नंबर है ना बेटा, ये दूसरे का देखो 3 गुना है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, मतलब क्वेश्चन की बात को सेटिस्फाई प्रॉपरली कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोल रहा है बेटा 2 संपूरक कोण, क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मैं ना 2 संपूरक कोण में मान लेते बेटा, फिर माना में आ जाते हैं। माना क्या आ जाते हैं बेटा आंसर में? माना 2 संपूरक कोण है आपके, माना बड़ा कोण, जो बड़ा वाला कोण है बेटा, माना बड़ा कोण कितने का मान लिया बेटा मैंने? x डिग्री। तथा छोटा कोण, क्या बेटा? छोटा कोण, जो छोटा कोण आपके पास होगा बेटा वो कितना मान लिया मैंने? y डिग्री का है। अब चूंकि दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों कोण एक दूसरे के क्या है प्यारे बच्चे? संपूरक हैं। इसका मतलब जब दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं तो उसका सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। मतलब यानी प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या है बेटा? प्रथम शर्तानुसार अगर आप देखोगे तो दोनों संपूरक कोण हैं, मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 हो जाएगा। 2 संपूरक कोणों का योग 180 होता है और 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, क्योंकि कोण जो संपूरक थे उनका सम हो गया बेटा 180 डिग्री। दूसरा द्वितीय शर्तानुसार, ये तो हो गया प्रथम शर्तानुसार। अब देखेंगे बेटा हम लोग द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है छोटा कोण बड़े कोण से 18 ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़ा कोण हमारे पास x है बेटा बराबर y,
बड़ा कोण बेटा छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री ज्यादा है, कौन है ज्यादा, बड़ा कोण, तो प्लस 18 यहाँ करेंगे इक्वल करने के लिए, तो इधर आ जाएगा बेटा ये x माइनस वाई प्लस वाई, इधर आ जाएगा बराबर 18। इसे मान लिया बेटा हमने समीकरण नंबर 2, इसे मान लिया बेटा हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, आपका प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करूंगा बेटा, लिखूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बेटा, समीकरण 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहां से बेटा मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 180 माइनस वाई प्लस वाई, उधर चल जाएगा। तो लिखूंगा बेटा x का ये मान, x का मान कहाँ रखूंगा बेटा, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से वैल्यू निकाली, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखूंगा बेटा। तो समीकरण 2 आपके पास है x माइनस वाई बराबर 18, और यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं 180 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 180 माइनस 2y बराबर प्यारे बच्चे 18 हो जाएगा। 2y उधर चले जाएगा बेटा, 180 माइनस 18 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा बेटा। माइनस करेंगे बेटा 162 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 2y, अपॉन में आ जाएगा बेटा 2 8 16, ये हो जाएगा बेटा अपॉन में, तो 2 8 16 2 1 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 18 डिग्री, यानी छोटा कोण 18 डिग्री आ गया। अब ये y का मान कहाँ रखूंगा बेटा मैं, ये y की वैल्यू किन्हीं भी समीकरण में रख दो, मान लेते हैं पहले में रखूंगा, तो लिखूंगा बेटा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखूंगा बेटा, समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 180 बेटा, y का मान आपके पास 81 आ गया, तो x प्लस 81 बराबर बेटा 180 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180 माइनस 81, और x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास 10 में से गया 9, और यहाँ बचा बेटा आपके पास 7, 17 में से 8 गया बेटा 9, 17 में से 8 गया 9, नहीं यार 17 7 बचेगा ना, 17 में से 8 गया 9 ही तो बचेगा 99। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपके पास 99, बड़ा कोण आ गया आपके पास 99, छोटा कोण आ गया आपके पास 18। तो फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको डब्बा बनाना है, लिखना है बेटा आपको अतः, हाँ जी, अतः बड़ा कोण बराबर, अतः बड़ा कोण कितना हो गया बेटा आपके पास 99 डिग्री, तथा छोटा कोण बराबर, तथा छोटा कोण क्या हो गया बेटा आपके पास 81 डिग्री। आई होप सो आपको ये वाली बात भी बेटा क्लियर हुई होगी, और बहुत इजी भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो भी हमें ज्ञात करना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं। माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य, एक बल्ले का माना, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मैंने मूल्य मान लिया बेटा आपके पास कितना, मूल्य मान लिया बेटा मैंने आपके पास x रुपए, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया मैंने x रुपए। ठीक है बेटा x रुपए। दूसरा, तथा एक गेंद का मूल्य, तथा एक गेंद का मूल्य, मैंने एक गेंद का मूल्य मान लिया बेटा आपके पास कितने रुपए, y रुपए। आगे बात करते हैं प्रथम शर्तानुसार। क्या बेटा, प्रथम 2 शर्त होंगी ना, हमेशा ध्यान रखना। प्रथम शर्तानुसार क्या करूंगा बेटा मैं, पहली बात प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार आइए देखते हैं क्या है पहली शर्त। पहली शर्त है बेटा आपके पास कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बैट खरीदे। अच्छा, अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट 7x रुपए के होंगे। एक बैट अगर x रुपए का है तो 7 बैट 7x रुपए के होंगे। 7 बैट खरीदे उसने, प्लस उसने 6 गेंद खरीदी बेटा। 6 गेंद मतलब एक गेंद y रुपए की, तो 6 गेंद कितने रुपए की हो जाएगी, 6 y रुपए की। तो 7 बैट 6 गेंद बराबर कितने रुपए में खरीदी बेटा उसने, 3800 रुपए में खरीदी। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त में उसने क्या कहा बेटा, है ना, द्वितीय शर्तानुसार। क्या बेटा, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है बेटा आपके पास, द्वितीय शर्तानुसार क्या है बेटा आपके पास कि 3 बल्ले और 5 गेंद। एक बल्ला कितने रुपए का, x रुपए का, तो 3 बल्ले हो जाएंगे बेटा 3x रुपए के, प्लस
गेंद कितनी है बेटा, 5 गेंद है। एक गेंद अगर y रुपए की है तो 5 गेंद कितने की हो जाएगी बेटा, 5 y रुपए की, इज इक्वल टू कितने हो गए बेटा आपके पास पैसे, 1750 रुपए। इसे मान लिया बेटा मैंने समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या लिखूंगा बेटा, आप जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप भली भांति जानते हैं मैं क्या लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से। आइए देखते हैं समीकरण 1 से क्या है आपके पास। समीकरण 1 आपके पास है 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये आपके पास समीकरण 1 है। यहां से x की और y की वैल्यू निकाल देते हैं, x की निकाल देता हूं तो आपके पास हो जाएगा बेटा 7x बराबर 3800, प्लस का 6 से उधर जाएगा बेटा, माइनस का 6y हो जाएगा। फिर x बराबर हो जाएगा आपके पास 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आपके पास x का मान आ गया। इसे कहाँ रख दूंगा, ये कहाँ से निकाला, समीकरण 1 से निकाला, तो कहाँ रख दूंगा, समीकरण 2 में। तो लिख देता हूँ बेटा x का मान, कहाँ लिखूंगा बेटा, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास क्या है बेटा, समीकरण 2 है आपके पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। चलिए बेटा वैल्यू रखते हैं 3x की जगह पे रखेंगे बेटा हम लोग कितना, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखेंगे बेटा, आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि आगे क्या रहने वाला है। अब इसको सिंप्लीफाई रहने वाला है सर 3 की इंटू अंदर कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 0 0 3 8 24 का 4 2 और 3 3 9 तो 11, ये हो गया बेटा 11 इतना हो गया आपके पास 11400 माइनस 3 की इंटू 6y में करेंगे बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 18y अपॉन 7 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो ये जाएगा बेटा आपके 11400 माइनस 18y, 7 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1700 बेटा 50। अब बेटा 7 उधर इंटू में चल जाएगा तो 11400 हो जाएगा और 35 18 को माइनस करेंगे तो 17y हो जाएगा इज इक्वल टू चल रहा भाई कि 1750। 7 डिवाइड में तो जाके क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, चल रहा है, उसके बाद इंटू में हो जाएगा बेटा। तो हो जाएगा आपके पास 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू इंटू करेंगे बेटा 0 5 3 चल जाएगी बेटा 49 और 52 को 2 5 7 कम 7 और 5 12, ये हो गया आपके पास। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपके y 17y इज इक्वल टू 850 शायद मेरे ख्याल से बचेगा, 0 5 और 5 फिर 2 12 में चल गया, ठीक है 850 बचेगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 850 अपॉन 17, 17 से डिवाइड करेंगे 17 पंजे 85, y आ गया बेटा 50, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50। अब ये y की वैल्यू को कहाँ रख देंगे बेटा, y की वैल्यू आ गई तो दोनों में से किसी भी समीकरण में हम ये y की वैल्यू रख सकते हैं बेटा, दोनों में से किसी भी समीकरण में। तो लिखूंगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ कि y का मान समीकरण कहाँ रखूं, समीकरण 2 में रख देता हूं। तो y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास क्या है, समीकरण 2 आपके पास थी बेटा 3x प्लस y 5y, 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ वैल्यू रखूंगा बेटा 3x प्लस 5y की वैल्यू रखूंगा बेटा 50 इज इक्वल टू 1750। तो हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू 1750, भाई ये उधर जाएगा माइनस का 250 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा तो x बराबर 1500 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 1500 कट जाएगा यानी x की वैल्यू 500 आ जाएगी। इसका मतलब फाइनल आंसर कैसे लिखना है बेटा आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देखिए, आपको डब्बा बनाना है और लिखना है बेटा आपको अतः एक बल्ले का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया बेटा 500 रुपये हो गया आपके पास, तथा एक गेंद का मूल्य जो कि हमने y माना था कितना आ गया बेटा आपके पास 50 रुपये आ गया है ना। और इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में फाइनल में आंसर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो लिख देते हैं बेटा, माना नियत
भाड़ा बराबर, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मैंने मान लिया 100 रुपये, और प्रति किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा मैंने कितना मान लिया बेटा, y रुपये। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या बोल रहा है बेटा वो, प्रथम शर्तानुसार, क्या बाबू, प्रथम शर्तानुसार। आइए देखते हैं क्या वो प्रथम शर्तानुसार कह रहा है बेटा। प्रथम शर्तानुसार उसने कहा है कि बेटा 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने रुपए दिए, 105 रुपए। देखो भाई 100 रुपए तो दिए ही दिए, प्लस कितने किलोमीटर दूरी गई बेटा, वो 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नियत भाड़ा तो देना ही है, 100 प्लस करना ही है, नियत भाड़ा तो देना ही है, x प्लस कितने किलोमीटर गया बेटा, 10 किलोमीटर गया। 1 किलोमीटर जाने के कितने रुपए मैंने माने, y रुपए, तो 10 किलोमीटर जाने के कितने रुपए हो जाएंगे, 10y। तो x रुपए तो देने ही देने, साथ में 10y भी देने, तो बराबर कितने दिए बेटा उसने, 105। इसे मान लिया बेटा मैंने समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया प्रथम शर्तानुसार। उसके बाद है बेटा आपके पास द्वितीय शर्तानुसार। क्या है बेटा आपके पास, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार की मैं अगर बात करूं बेटा, तो दूसरी शर्त में वो कितने किलोमीटर गया बेटा, दूसरी शर्त में गया 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जाने के कितने रुपए दिए बेटा, 155, यानी 100 रुपए तो देगा ही देगा, प्लस कितने किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के y रुपए, 15 किलोमीटर के 15y रुपए, तो हो जाएगा बेटा 15y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपके पास, टोटल 155 हो गया ये आपके पास। इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। अगेन आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि वाली एक्सरसाइज चल रही है, तो मैं प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पर कि समीकरण, क्या लिखूंगा बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके पास है बेटा x प्लस 10y बराबर 105। यहां से x का मान निकालूंगा, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। लिखूंगा बेटा x का मान, ये x का मान कहाँ रखूंगा बेटा, समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में, तो लिखूंगा बेटा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा, x का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास, x का मान अगर समीकरण 2 में रखूंगा तो समीकरण 2 है आपके पास x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है बेटा, और x का मान रखूंगा बेटा तो हो जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस 15y एज इट इज बराबर बेटा 155। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा आपके पास 5y बचेगा इधर, उधर हो जाएगा आपके पास 155 माइनस 105 डिवाइड करेंगे बेटा तो 50 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है ना। अब हमें जो वो है आप नियत भाड़ा है वो भी निकालना है, तो y का मान कहाँ रखूँ बेटा, समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। तो लिख रहा हूँ बेटा y का मान समीकरण बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बेटा, तो y का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो y समीकरण 1 आपके पास क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। यस और नो, बिल्कुल सर। तो सर y की वैल्यू 10 रखूंगा तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 105। तो x प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 105। x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 5 आ गई। यानी नियत भाड़ा है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपये। अब सवाल पूछ रहा कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, लिख देता हूँ बेटा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर देखो बेटा नियत किराया यानी 100 रुपये तो उसने देना ही देना है, 100 रुपये नियत किराया यानी 500 रुपये तो उसने देना ही देना है, प्लस कितने किलोमीटर जा रही बेटा वो 25 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के कितने रुपए, 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर जाने के कितने रुपए हो जाएंगे, 25 गुणा 10 बेटा, तो हो जाएगा 5 प्लस 250 बेटा, यानी कितना किराया देना पड़ेगा उसे बेटा, 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे बेटा, 255 रुपये उस पर उसे क्या करेंगे प्यारे बच्चे, देने पड़ेंगे। तो लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे अतः नियत भाड़ा बराबर कितना आ गया बेटा, 5 रुपये प्रति किलोमीटर बेटा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया बेटा आपके पास, 10 रुपये, और फिक्स बोले तो या सॉरी और फिक्स भी निकाल दिया, और 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा हो गया बेटा आपके पास, 255 रुपये। ये 3 सवाल उसने हमसे पूछे थे, हमने तीनों बातों के बेटा उसको जवाब दे दिए बहुत सुंदर तरीके से। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे बेटा। तो आगे है आपके पास जैकब वाला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो उत्तराखंड बोर्ड के लिए। तो बेटा कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो 2 लोग हैं बेटा, एक जैकब उसका पुत्र है ना, उनकी आयु बतानी। तो फिर मान लेते बेटा, माना
जैकब की आयु बराबर, माना जैकब की आयु, मान लेते हैं बेटा जैकब की आयु बराबर मैंने कितनी मान ली बेटा, x वर्ष मान ली। कितनी मान ली बेटा, x वर्ष, है ना। पुत्र की आयु बेटा, तो उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी बेटा, पुत्र की आयु मैंने कितनी मान ली बेटा, y वर्ष मान ली। कितनी मान ली बेटा मैंने, y वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पहली कंडीशन में बोला प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला, 5 वर्ष बाद। तो लिख देता हूं बेटा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, जैकब की आयु, अगर अभी जैकब की आयु x है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x + 5 सर, राइट। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा सर, y + 5। क्या कह रहा है, अब 5 वर्ष के कह रहे हो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब देखो पहले दोनों की आयु को बराबर रखो, x + 5 बराबर y + 5। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है इसलिए दोनों में +5 कर दिया। कह रहा जो उसका बाप था ना जैकब, ये अपने बेटे से 3 गुना बड़ा था। कौन बड़ा था, बाप बड़ा था। कितने गुना बड़ा था, 3 गुना बड़ा था। तो 3 की गुणा कहाँ करूंगा, इक्वल करने के लिए इस तरफ करोगे, क्योंकि तो ऑलरेडी बड़ा है ना, इक्वल करने के लिए उधर करना पड़ेगा ना, अभी बताया था ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये x + 5 3 के अंदर इंटू करेंगे बेटा, इसमें भी। तो 3y + 3 5 जो बेटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3y उधर उठ के आएगा, माइनस का हो जाएगा, +5 उधर चले जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा, आपको यहीं पे लिख देता हूँ, ये जाएगा x - 3y बराबर, और 15 + 5 उधर जाएगा -5, 10 हो जाएगा। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा। अब द्वितीय शर्तानुसार, ये तो था बेटा कैसे, प्रथम शर्तानुसार एक समीकरण बन गई। दूसरा बेटा अब क्या है आपके पास, द्वितीय शर्तानुसार। क्या बेटा, द्वितीय शर्तानुसार। क्या बेटा, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है आपके पास, ध्यान से देखिएगा बेटा। द्वितीय शर्तानुसार आपके पास रहने वाला है, द्वितीय शर्तानुसार आपके पास रहने वाला है, द्वितीय शर्तानुसार आपके पास रहने वाला है जैकब क्या है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व की थी, तो 5 वर्ष बाद की बात करी थी। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व। अब बात कर रहा हूं बेटा मैं किसकी, 5 वर्ष पूर्व की, यानी पहले की, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, पूर्व में क्या हो जाएगा बेटा, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं। 5 वर्ष पूर्व में अगर मैं बात करूं जैकब की, जैकब की आयु कितनी होगी बेटा, अगर आज x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x - 5 सर। और पुत्र की आयु बेटा, अगर पुत्र की आयु वर्तमान आयु मैंने मान रखी ना, ये दोनों की दोनों बेटा कैसी आयु है याद रखिएगा, ये दोनों की दोनों बेटा वर्तमान आयु है, याद रखिएगा। कैसी आयु है बेटा, वर्तमान, करंट में। तो 5 वर्ष पुत्र की कितनी रही होगी, 5 वर्ष पहले, y - 5। तो दूसरा काम सर, दोनों को पहले बराबर रख दो, तब पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु 7 गुनी थी, किसकी आयु 7 जैकब की आयु 7 गुनी थी। तो 7 की इंटू किसमें करेंगे बेटा, इधर करेंगे तभी तो इक्वल होगा। जैकब की आयु 7 गुनी थी यार, इसकी थी ना 7 गुनी, तो ऑलरेडी बड़ा है। पुत्र की आयु में 7 करूंगा इंटू, ताकि इक्वल हो जाए। x - 5 बराबर 7y - 35 बेटा। 7y को उठा के लेके आ जाता हूँ, तो x - 7y हो जाएगा आपके पास, और -35, ये -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा, तो जाएगा -30। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को बेटा हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है बेटा, x - 3y बराबर 10। तो x बराबर कितना आ गया बेटा आपके पास, 10 + 3y आपके पास आ गया। अब ये x का मान मैंने समीकरण 1 से निकाला, तो ये x का मान मैं रखूंगा कहाँ सर, समीकरण 2 में आप रखोगे। तो लिख देता हूं बेटा, x का मान क्या लिखूंगा बेटा, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपके पास सर, समीकरण 2 आपके पास है x - 7y बराबर -30। तो बेटा वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू है 10 + 3y -7y -30। तो 10 - 4y बराबर -30। तो हो जाएगा बेटा 10 -30 इधर आएगा, +30 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +4y हो जाएगा। 40 = 4y बेटा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ऐसे 10 आ गई। y मतलब पुत्र, पुत्र कितना साल का है, 10 साल का। ठीक है, चलिए y वैल्यू, अब ये x की वैल्यू निकालनी है, तो y का ये मान कहाँ रखूंगा, समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख दो। तो लिख रहा हूँ बेटा y का मान समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर मान लेते y का मान मैं कहाँ रख रहा हूँ बेटा, समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। समीकरण एक आपके पास है बेटा x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पे y की वैल्यू 10 रखूंगा बेटा, तो x माइनस 3 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये जाएगा x माइनस 30 बराबर 10 हो जाएगा बेटा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 40। तो अतः अब आपके x और y दोनों की वैल्यू आ गई बेटा। अब आपने ब्रैकेट में आंसर लिखना है, क्या लिखोगे बेटा आप, अतः जैकब की आयु, जैकब की कौन सी आयु बेटा, वर्तमान आयु, याद रखिएगा, वर्तमान लिख रहा हूं, तुम लिख देना। जैकब की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, x मानी थी हमने, x की वैल्यू 40 आ गई, यानी जैकब के वर्तमान आयु होगी बेटा आपके पास 40 वर्ष, है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, बुला दे अंदर, पुत्र की आयु आपके पास हो जाएगी बेटा कितनी, 10 वर्ष। क्लियर है बेटा, है ना। तो होप सो आपका ये वाला आंसर रहेगा। आपको इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। तो बेटा प्रतिस्थापन विधि के यहाँ तक जैकब की आयु वाले क्वेश्चन तक खत्म हो जाते हैं बेटा। प्रतिस्थापन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो हैं उस वाले मतलब पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज थी, इसमें प्रतिस्थापन विधि से ही हमें बेसिकली सॉल्व कर रहा था। हालांकि एग्जाम में नहीं कहता ऐसा कि आप इस विधि से सॉल्व करो, आपकी जो मर्जी विधि है आप उस विधि से सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। बट मैंने सारे क्वेश्चन आपको इससे पिछले जो एक्सरसाइज थी उसमें प्रतिस्थापन से कराया ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट है बेटा विलोपन विधि। अब विलोपन विधि कैसे इसके सवाल करते हैं ये हम बेटा ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा तब समझ पाएंगे जब हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चे, क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा हमें, है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। और बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब ये मान के चलो ये पेपर में आना ही आना है। अगर टफ से टफ कोई पेपर ही बनाया तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है पर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। चलिए आपके पास बेटा क्वेश्चन में बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या है। मान लेते हैं बेटा जब भी 2 अंकों की एक संख्या होती है तो उसमें मान लेते हैं माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक मैं मान लेता हूं बेटा क्या है आपके पास x है, तथा दहाई का अंक, क्या बेटा, दहाई का अंक मैं मान लेता हूं आपके पास, दहाई का अंक हो जाएगा आपके पास मान लेते हैं y। अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है तो संख्या आपके पास कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है तो संख्या कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, इकाई के अंक में 1 की गुणा प्लस दहाई के अंक में 10 की गुणा, तो संख्या आपके पास बन गई बेटा x प्लस 10y। क्या बन गई बेटा आपके पास, संख्या बन गई x प्लस 10y। याद रखिएगा यहीं पे इसको उलट भी देते हैं क्योंकि उलटने वाला शब्द भी यूज है इसमें, उलटने पर यहीं पे उलट देते हैं बेटा, है ना। उलटने पर क्या लिख देता हूं बेटा मैं यहाँ पे, उलटने पर। अगर मैं अंकों को उलट दूं बेटा तो उलटने पर ये जो संख्या है वो क्या बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी आपके पास ये इकाई का अंक y हो जाएगा, यानी हो जाएगा बेटा आपके पास 10x प्लस y। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 10x प्लस y, है ना। उलटने पर आपके पास संख्या ये बन जाएगी और साधारण रूप से संख्या आपके पास ये बनेगी कब, जब इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को योग पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी प्रथम शर्तानुसार बेटा। क्या बोल रहा है वो, प्रथम शर्तानुसार। क्या बोल रहा है बेटा, प्रथम शर्तानुसार। ध्यान से समझिएगा, पहले तो बात ध्यान से समझिएगा। मैंने इकाई का अंक को x माना है, दहाई के अंक को मैंने y माना है, ठीक है बेटा। तो संख्या कैसे बनती है, इकाई के अंक में 1 की गुणा, दहाई के अंक में 10 की गुणा, तो संख्या आपके पास ये बन गई। अगर मैं अंकों को उलट दूं तो संख्या ये बन जाएगी। अब उसने कहा इस संख्या का और उलटने पर बनी संख्या का, इन दोनों का योग 66 है। मतलब x प्लस 10y और प्लस उलटने पर क्या संख्या बनी थी बेटा 10x प्लस y, इनका जो योग है ना मेरी जान वो 66 है। यानी x प्लस 10x जोड़ेंगे बेटा 11x आ जाएगा, 10y प्लस y जोड़ेंगे 11y आ जाएगा बराबर 66 बेटा। 11 से डिवाइड करेंगे x प्लस y बराबर 6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा द्वितीय शर्तानुसार में। किस में आ जाते हैं बेटा हम लोग, द्वितीय शर्तानुसार। किस में आ जाते हैं प्यारे बच्चे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार अगर आप देखेंगे तो क्या है बेटा कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो, संख्याओं के अंक क्या है x और y, और इनका अंतर क्या हो बेटा x माइनस y, ये अंतर कितना हो 2 हो, ये कितना हो बेटा 2 हो, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। एक इक्वेशन ये बन गई। समीकरण 1 भी हमारे पास है, समीकरण 2 भी हमारे पास है। हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे सर, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है
x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो विलोपन विधि से सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहता है, आइए देखते हैं। पहला स्टेप तो हमारा ये रहता है भेजी कि पहला हम x के गुणांक, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, इनको बराबर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, चाहे आप x के गुणांक को बराबर कर सकते हो, चाहे आप y के गुणांक को बराबर कर सकते हो भेजी। आगे जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल तो आपने यहीं पे देखना है कि मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूं। जब मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो x और 2x हो जाएंगे और y से y कट जाएगा भाई, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो x बराबर 8/2 हो जाएगा, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। अब ये x का मान मैं किसी भी समीकरण में रख सकता हूं, तो कहां रखता हूं, 1 पे। तो लिख रहा हूं बेटा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा आपके पास, समीकरण 1 है सर x प्लस वाई बराबर 6, यानी x की वैल्यू आपके पास हो गई सर 4 प्लस y बराबर 6, यानी y बराबर सर आ गया 2, यानी आपके पास संख्या आ गई बेटा, यानी आपके पास संख्या आ गई बेटा, क्या हो जाएगी, इकाई का अंक जो कि हमने x माना था 1 की गुणा, प्लस दहाई का अंक जो कि हमने 2 माना था इसमें 10 की गुणा। तो 4 + 20 कितना हो गया बेटा, संख्या आपके पास 24। यही हमें बताना था, यही हमें बताना था, यही हमें बताना था। 24 भी हो सकती है या और 42 भी हो सकती है। दोनों आंसर पॉसिबल है बेटा, दोनों आंसर पॉसिबल है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1 बेटा 2 हो जाती है। वहां भिन्न क्या है, आइए देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं, है ना। हम मान लेते हैं बेटा भिन्न में हमारे पास 2 शब्द होते हैं, अंश और हर। तो मान लेते हैं माना अंश बराबर, भिन्न का जो अंश है बेटा वो उसको मैंने कितना मान लिया x, और हर बराबर तथा बेटा मैंने कितना मान लिया बेटा, हर मैंने मान लिया बेटा y। अगर अंश x है हर y है तो भिन्न आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, x/y। अब प्रथम शर्तानुसार वो क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है बेटा, वो प्रथम शर्तानुसार वो क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार वो कह रहा है बेटा कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो अंश में 1 जोड़ दो, हर से 1 घटा दो, है ना, तो भिन्न क्या हो जाती है बेटा, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी बराबर 1। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास x + 1 बराबर y - 1। तो हो जाएगा बेटा x - y बराबर -1 + 1 उधर गया बेटा, माइनस का 1 हो गया, यानी x - y बराबर -2 हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे बेटा हम लोग द्वितीय शर्तानुसार। कौन सी शर्तानुसार देखेंगे बेटा हम लोग, द्वितीय शर्तानुसार। बेटा द्वितीय शर्तानुसार अगर हम देखें तो द्वितीय शर्तानुसार आपके पास क्या हो जाएगा कि क्या बेटा, कि अगर मैं ये भिन्न है आपके पास, अगर मैं हर में 1 जोड़ दूं, अगर मैं क्या जोड़ दूं बेटा, हर में 1 जोड़ दूं तो भिन्न बेटा 1/2 में बदल जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये जाएगा 2x बराबर y + 1 बेटा, y इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x - y बराबर 1। ये हो गया बेटा आपके पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, हो गया बेटा समीकरण नंबर 2 सॉरी। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे बेटा। तो पहली समीकरण है आपके पास x - y बराबर -2, x - y बराबर -2। दूसरी समीकरण है बेटा 2x - y बराबर 1। तो सबसे पहले ना विलोपन विधि में ध्यान रखना, पहले या तो बराबर है तो बराबर कर दो, नहीं है तो बराबर कर दो। अगर 2 x के कोएफिशिएंट बराबर या y के कोएफिशिएंट बराबर नहीं है तो बराबर करो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बराबर है। अब बराबर हैं, अगर बराबर जो है अगर उनके साइन एक जैसे हैं तो हम घटाने पर लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, घटाने पर। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, घटाने पर। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमने इसको देखा था, ये दोनों बराबर हैं, इसकी बात इसके हिसाब से हमने सॉल्व किया था। इसको देख के इसको भूल जाओ बेटा, बराबर हैं तो बराबर हैं, तो हमने देखा अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो क्या लिखा बेटा यहाँ पर हमने, जोड़ने पर। क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पर, जोड़ने पर। और जब सेम साइन होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, घटाने पर। घटाने पर लिखने से नीचे वाली समीकरण के साइन बदल जाते हैं, यानी ये प्लस का 2x है माइनस का हो जाएगा, माइनस का y है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। घटाने से नीचे वाली समीकरण के साइन बदल जाते हैं बेटा। x से 2x माइनस होगा, माइनस का x बचेगा बेटा, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास -3। माइनस से माइनस कटेगा बेटा, x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। अब x का मान बेटा किसी भी समीकरण में रख देता हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि x का मान, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे, क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके पास क्या है बेटा, सर समीकरण 1 है
x माइनस वाई बराबर -2। सर x की वैल्यू है 3 माइनस वाई बराबर -2। इधर आ जाएगा बेटा 3 + 2 हो जाएगा, उधर y चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आगे बेटा 5 आ गई है ना, यानी अंश आपके पास 3 आ गया, हर आपके पास 5 आ गया। तो भिन्न आपके पास क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, भिन्न आपके पास हो जाएगी बेटा 3/5। क्लियर है यस और नो? भिन्न आपके पास कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे, 3/5। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, माना क्या माना सर, माना नूरी की आयु, मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं नूरी की आयु बराबर है x वर्ष तथा सोनू की आयु कितना मान लेता हूं बेटा, y वर्ष। नूरी की आयु x वर्ष मान ली, सोनू की आयु y वर्ष मान ली। प्रथम शर्तानुसार क्या बेटा, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में वो क्या कह रहा है, पहली शर्त में कह रहा है वो कि 5 वर्ष पूर्व, पहले तो लिख देते हैं बेटा 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या था भाई, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व अगर मैं नूरी की बात करूं, नूरी की आयु अगर वर्तमान x है तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 रही होगी। और अगर मैं बात करूं सोनू की आयु अगर वर्तमान y है तो 5 वर्ष पूर्व y - 5 वर्ष रही होगी। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हो, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले तो दोनों को इक्वल रख दो बेटा, x - 5 बराबर y - 5। अब ये नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु 3 गुनी थी, नूरी की। किसकी आयु 3 गुनी थी, नूरी की। ऑलरेडी 3 गुनी बड़ी है ना, तो 3 की गुणा यहाँ इक्वल करने के लिए यहाँ इंटू करेंगे बेटा, तो हो जाएगा x - 5 बराबर 3y - 15 प्लस 3y इधर आ जाएगा, -3y आ जाएगा, -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी x - 3y बराबर आ गया आपके पास माइनस का 10। इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटा आपके पास, 1 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। अब देखो आप कि 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, यानी द्वितीय शर्तानुसार। क्या बेटा, द्वितीय शर्तानुसार क्या बात कर रहा है बेटा, 10 वर्ष पश्चात की। तो लिख देता हूं बेटा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु अगर वर्तमान में x है तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा 10 वर्ष पश्चात। सर नूरी की आयु हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात x + 10। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी सर सोनू की आयु जो हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात वो हो जाएगी y + 10। अब दोनों को क्या रख दो बेटा, इक्वल रख दो, x + 10 बराबर y + 10। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 2 गुनी। किसकी आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, 2 गुनी, नूरी 2 गुनी है तो कहाँ इंटू करूं, इधर करूंगा ना सोनू में, तभी तो इक्वल होगा ना। ये x + 10 बराबर 2y + 20 हो जाएगा, x - 2y बराबर 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। फिर बेटा इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करूंगा तो लिख देता हूं बेटा 2 समीकरण आपके पास बन गई। एक समीकरण आपके पास ये है और दूसरी समीकरण आपके पास ये है। चलिए इन दोनों समीकरणों क्या करेंगे बेटा, अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। एक समीकरण है बेटा आपके पास x - 3y बराबर 10 -10। दूसरी इक्वेशन है बेटा आपके पास x - 2y बराबर 10। सबसे पहले तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ये ऑलरेडी इक्वल हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप उसके साइन देखते हैं। साइन दोनों में क्या है बेटा, पॉजिटिव सेम साइन है। तो सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, घटाने पर लिखते हैं। किस पे क्या लिखते हैं बेटा, घटाने पर। क्या करने पर बेटा, घटाने पर। और घटाने पर लिखने से नीचे वाली समीकरण के साइन बदल जाते हैं। तो x से x कट गया, मतलब विलोप हो गया, इसलिए से विलोपन विधि बोलते हैं। इसलिए से क्या बोलते हैं बेटा, विलोपन विधि। -3 + 2y यानी -y बच जाएगा बेटा, -10 -20 हो जाएगा बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 20 आ जाएगा। अब ये y का मान रख देता हूँ बेटा, y का मान किसी भी समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास क्या है बेटा, समीकरण 2 आपके पास है x - 2y बराबर 10। y का मान यहाँ रखूंगा तो x - 2 × y हो जाएगा बेटा 20,
इज इक्वल टू 10 बेटा, x माइनस 40 बराबर 10 बेटा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 50 हो जाएगी। यानी आपके पास x आपने क्या माना था, x आपने माना था बेटा नूरी की आयु, क्या माना था बेटा आपने, x क्या माना था आपने, नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु। ठीक है, तो यानी आपके पास फाइनली मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ बेटा, अतः ये लिखूंगा, अतः बेटा नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, जो कि हमने एक्स माना था, नूरी की आयु हो जाएगी बेटा 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, सोनू की आयु कितनी है बेटा, सोनू की आयु है आपके पास 20 वर्ष। ये रहा आपका क्या बेटा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, होप सो आपको ये नूरी सोनू भी समझ आएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। सबसे पहले पिछले लगभग क्वेश्चन की तरह माना, जैसे ऐसे 2 अंकों वाला एक और क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूं बेटा, माना इकाई का अंक, क्या बेटा मैंने मान लिया, माना इकाई का अंक, क्या माना बेटा मैंने, इकाई के अंक को x माना, तथा दहाई का अंक, माना इकाई का अंक तथा दहाई का अंक मैंने मान लिया बेटा, क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। ठीक है, अब संख्या क्या बन जाएगी बेटा, संख्या क्या बनेगी, मैंने बताया आपको इकाई के अंक में 1 की गुणा प्लस दहाई के अंक में 10 की गुणा, यानी संख्या बन गई आपके पास x प्लस 10y। ठीक है बेटा, उलटने पर फिर लिखने, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर संख्या कैसे बनेगी बेटा, कैसे बनेगी भाई, जो इकाई का अंक है वो दहाई में बदल जाएगा, यानी ये 10 की इंटू इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा बेटा 10x प्लस वाई। उलटने पर बनी संख्या क्या है आपके पास, 10x प्लस वाई। वैसी संख्या क्या है बेटा आपके पास x प्लस 10y, ये उलटने पर बनी संख्या आपके पास 10x प्लस वाई। अब देखते हैं बेटा प्रथम शर्तानुसार, क्या देखते हैं प्यारे बच्चे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार हमारे पास क्या है कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। प्रथम शर्तानुसार तो अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं प्यारे बच्चे क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार वो कह रहा है बेटा हमें कि बेटा क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो संख्या है आपके पास, इस संख्या का 9 गुना संख्या को उलटने पर बनी संख्या के इसके उलटने पर ये संख्या बनी थी बेटा 10x प्लस वाई, संख्या का जो ओरिजिनल संख्या थी इसका 9 गुना उलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा, उसने मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा कि संख्या का 9 गुना संख्या के उलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। आइए देखते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 के अंदर इंटू कर देंगे तो हो जाएगा बेटा आपके पास ये 9 के अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके पास क्या, 9x प्लस 9 10 जा 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 2 की y से इंटू करेंगे 2y, तो हो जाएगा बेटा आपके पास 9x माइनस 20x और प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, हो जाएगा बेटा माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0, तो बेटा 11 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 क्या हो, 2 हो गई बेटा आपके पास। अब दोनों समीकरण को हम इकट्ठे लिख देते हैं। पहली समीकरण है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरी है माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। बेटा इक्वल है ऑलरेडी x और साइन अलग अलग है तो जोड़ने पर लिखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे बेटा x से x खत्म हो जाएगा, 8y प्लस वाई 9y हो जाएगा इज इक्वल टू 9 बेटा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई और y का मान आप कहीं भी रख दो, जब y की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब इस y के मान को आप कहीं भी रख दो तो लिख देते हैं बेटा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का समीकरण 1 है आपके पास बेटा x प्लस वाई बराबर 9, y की वैल्यू रखोगे आप x प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपके पास 9, x बराबर हो जाएगा आपके पास 8। तो संख्या आपके पास फाइनली जो हमसे पूछी थी वो क्या आ गई बेटा, इकाई के अंक में 1 की गुणा प्लस दहाई के अंक में जो कि हमारे 1 आ गई इसमें 10 की गुणा बेटा है ना। तो कितना आ गया बेटा संख्या 8 प्लस 10 यानी संख्या आ गई आपके पास प्यारे बच्चे 18। क्या संख्या आ गई बेटा 18, क्या संख्या आ गई बेटा आपके पास 18 इज योर फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, खजांची ने उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दिए, मीना के पास कुल 25 नोट आए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकालने, 2000 बैंक वाले ने उसको 50 के भी नोट दिए 100 के भी नोट दिए और टोटल 25 नोट उसको दिए। तो सवाल ये है कि मीना
मीना के पास 50 रुपए के कितने नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे। चलिए आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं बेटा, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या मैंने कितनी मान ली बेटा, 50 रुपए के नोटों की संख्या मैंने मान ली बेटा x, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या मैंने कितनी मान ली बेटा, y मान ली। अब टोटल नोट कितने बेटा, प्रथम शर्तानुसार, क्या बोला उसने, प्रथम शर्तानुसार। वो बैंक में बेटा, बैंक वाले से टोटल कितने, 2000 रुपये दिए है ना, बैंक वाले से कितने रुपए दिए बेटा, 2000 रुपये दिए। तो अगर उसने 50 रुपये, उस पे 50 रुपये के उसके पास x नोट है, तो उसके पास 50 के नोट गिनेगी तो कितने रुपए। मैंने बोला आपके पास 50 रुपये के 2 नोट है तो कितने रुपए आपके पास, 100 रुपये। मैंने कहा 50 रुपये के आपके पास 5 नोट है तो आपके पास कितने रुपए हैं सर, 50 × 5 यानी 250 रुपये। मैंने कहा 50 रुपये के आपके पास 10 नोट है तो आपके पास कितने रुपए हैं सर, 50 × 10 यानी 500 रुपये। और अगर मैंने कहा 50 रुपए के अगर आपके पास x नोट है तो 50 के नोट टोटल गिनोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे सर, 50x रुपए प्लस 100 रुपए के तेरे पास कितने नोट है y, यानी 100 के नोट, अगर तू सिर्फ 100 के नोट गिनेगा तो तेरे पास कितने रुपए हैं, 100y। तो 50 रुपए के नोट गिन के टोटल इतने रुपए हैं, 100 रुपए के नोट गिन के इतने रुपए हैं, और टोटल जो दोनों को गिन के बेटा टोटल कितने रुपए आपके पास, 2000 रुपए। पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देंगे, x + 50 दूनी 100y, 50 चक्को 40, समीकरण नंबर 1 मान लिया। उसके बाद आ जाओ बेटा द्वितीय शर्तानुसार में, किसमें आ जाओ बेटा आप लोग, द्वितीय शर्तानुसार में। किसमें आ जाएंगे बेटा हम लोग, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार मेरी जान वो क्या कह रहा है कि कुल नोट कितने थे, 25 थे, यानी कुल नोट 25 थे का मतलब है, कुल नोट 25 थे का मतलब है 50 रुपए के x नोट है, 100 रुपए के y नोट माने हमने, टोटल कितने नोट है 25। समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे बेटा, इन दोनों समीकरणों क्या करेंगे बेटा हम लोग हल करेंगे। क्या है आपके पास, एक इक्वेशन है आपके पास x + 2y बराबर आपके पास 40 है, दूसरी इक्वेशन है x + y बराबर 25। ऑलरेडी x वाले x के कोफिशिएंट इक्वल हैं और सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या लिखेंगे बेटा, घटाने पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, घटाने पर लिखने से नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, x से x कट जाएगा, 2y - y बचेगा आपके पास बेटा y, और 40 में से 40 गया बेटा, कितना बचेगा, 40 नहीं 25 है, यहाँ 25 है, तो 40 में से 25 गया, कितना बचेगा बेटा आपके 15 बचेगा। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान में समीकरण 1 में रख रहा हूँ, रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, x + 2 × y की जगह पे क्या रख दिया बेटा मैंने, 15 बराबर 40 बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 30 + 30 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 40 - 30 10 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, खत्म, टाटा बाय बाय। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितने थे, 50 रुपए के नोट जो कि हमने x माना था, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, यानी 50 रुपए के थे 10 नोट, तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या जो कि हमने y माना था वो कितनी थी बेटा 15। अब तुम यहीं से आंसर अपना मैच कर लो ना, 15 तो उसपे 100 के नोट थे यानी 1500 रुपये हो गए, और 10 नोट उसपे 50 के थे यानी 500 हो गई, तो 1500 + 500 2000 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। टाटा बाय बाय। अभी रुको, अभी कहाँ टाटा बाय बाय, रुको जरा सब्र करो, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, और ये इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बेटा ध्यान से समझिएगा, है ना। ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है ना, प्रथम 3 दिनों का बेटा उसका एक नियत किराया है, 3 दिनों का उसका नियत किराया, उसके बाद जितने दिन तक ले जाएगा उसका वो अलग से पैसा जोड़ता रहेगा हर डे वाइज, ठीक है। तो सरिता ने अपने पास 7 दिन तक किताब रखी, सरिता ने अपने पास 7 दिनों तक किताब रखी और 27 रुपये दिए। सुशी ने अपने पास 5 दिनों तक किताब रखी और 21 रुपये दिए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, है ना। तो लिख देते हैं बेटा, माना 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का कैसे किराया बेटा, नियत किराया। मैं मान लेता हूँ 3 दिनों का जो नियत किराया है बेटा वो आपके पास कितने रुपए मान लिया मैंने, x रुपये मान लिया। कितने रुपए मान लिया बेटा मैंने, x रुपये। 3 दिनों का नियत किराया x रुपये, तथा प्रतिदिन तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लिया बेटा मैंने,
तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मैंने मान लिया बेटा y रुपये, ठीक है। अब ध्यान से समझो भाई, 3 दिन का तो फिक्स है x रुपये, और उसके बाद जितने दिन ले जाओगे उसका y रुपये जुड़ता रहेगा, मतलब हर एक दिन का y रुपये जुड़ता रहेगा। अब बात कर लेते हैं बेटा प्रथम शर्तानुसार, किसकी बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार आइए देखते हैं क्या है। प्रथम शर्तानुसार ये है कि बेटा सरिता, किसकी बात करी प्रथम शर्तानुसार में, हमने प्रथम शर्तानुसार में बात करी बेटा सरिता की, किसकी बात करी, सरिता। आइए देखते हैं हमने सरिता की क्या बात करी बेटा। सरिता ने एक किताब 7 दिनों तक रखी, यानी 3 दिनों का तो उसने ये पैसा देना ही देना है, प्लस कितने दिन बचे 7 दिनों में से 3 दिनों का 100 रुपये तो देगी। 7 कितने दिन बचे, 4 दिन बचे ना, एक दिन का कितने रुपए, y रुपए, तो 4 दिन का कितने रुपए हो गए 4y इज इक्वल टू, उसने कितने रुपए दिए टोटल 27 रुपए। मतलब सरिता ने कितने दिन के, 7 दिनों के बेटा, 3 दिनों का तो ये किराया, बाकी 4 दिनों का ये, कितने रुपए हो गए 27। इसे मान लिया बेटा मैंने समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ बेटा द्वितीय शर्तानुसार, क्या आ जाओ बेटा आप लोग, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार मेरी जान अगर आप देखोगे, द्वितीय शर्तानुसार अगर आप देखोगे तो क्या कितने दिन के लेके गई बेटा, सुशी, किसकी बात कर रही है द्वितीय शर्तानुसार में बेटा, सुशी की बात कर रहे हैं। सुशी बेटा कितने दिनों के लिए गई, 5 दिनों के लिए, तो 3 दिन का तो वो 100 रुपये देगी। कितने दिन बचे अब, 2 दिन बचे 5 दिनों में से, तो 2y हो गया बराबर कितने रुपए दिए बेटा उसने, 21 रुपये दिए। समीकरण नंबर 2 मान लिया। दोनों समीकरणों को हल करेंगे बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहली समीकरण है बेटा x + 4y बराबर 27, दूसरी समीकरण है बेटा x + 2y बराबर 21। सबसे पहले तो किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों के आगे सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब सेम साइन होते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, घटाने पर। क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, घटाने पर। घटाने पर लिखने से नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, तो पॉजिटिव x नेगेटिव x कट गया बेटा। 4y - 2y क्या बच गया बेटा, 2y बच गया। 27 में से 21 गया, कितना बच गया बेटा, 26 बच गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13 आ गई आपके पास। अब y का मान समीकरण 26 नहीं आएगी गधे, अरे अपने आप को गधे बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, 6 आ गई y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, फिर 3 आ जाएगी। फिर y का मान हम क्या रखेंगे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके पास x + 4y, y की जगह पे 3 रख दिया बराबर 27। ये हो गया बेटा x बराबर 27 - 12, ये कितना हो गया बेटा आपके पास, x बराबर 27 - 12, 5 12 5 नहीं 27 है ना, 12, 27 में से 12 गया, कितना बचेगा, 15 बचेगा ना, तो x की वैल्यू होगी बेटा 15। यानी बेटा नियत किराया कितना है बेटा, नियत, फाइनल आंसर लिख देते हैं बाबू, नियत किराया 3 दिन का जो नियत किराया है बेटा वो कितना आ गया आपके पास, 15 रुपये आ गया। और अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है ना, अतिरिक्त दिन का ऐसे लिख देना प्रॉपर ये वाली भाषा में, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर लिख देता हूँ, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया बेटा, 3 रुपये। यानी हर एक दिन का 3 दिन के बाद चौथे दिन ले जाओगे तो 3 रुपये और जुड़ जाएंगे, ठीक है बेटा। होप सो आपको आज ये वाला चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा बेटा, जहां पर हम लोगों ने आज की कक्षा में सीखा है कि बेटा 2 चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होते हैं बेटा, है ना। उसके बाद हमने देखा कि भाई 2 लाइनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। ग्राफीय विधि से बेटा इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखा वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ, विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखा बेटा वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ। मतलब ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी हमने कवर करी है बेटा, पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हमने इस वीडियो में क्या किया है बेटा, कवर किया है। तो प्लीज इस वीडियो को बेटा जो भी बच्चे लास्ट तक देखे, यार मेरी तरफ से बुक्की आप सभी के लिए, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। जिन भी बच्चों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है ना बेटा, यू हैव टू डू द पोटेंशियल, मतलब तेरे अंदर पोटेंशियल है कुछ बड़ा तगड़ा करने का बेटा, अगर तूने इस वीडियो पे तू लास्ट तक रुका है। और प्लीज अगर तू लास्ट तक रुका है तो बेटा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना है यार, क्योंकि बहुत हेल्प करने वाली तेरी, तुझे लगता होगा करी होगी यार ये क्वेश्चन हमने किया है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर बेटा।